गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ लेसन डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आपने इससे पहले वीडियोस के थ्रू इसका पिछला पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये लेसन 3 है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आपको व्हाट्सएप पर मैं पिक भेजूँगी, उसमें आप देख लेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे पूर्व दिशा में चांद जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव। और तारे चमक रहे थे साफ आकाश में मेरे ठीक ऊपर। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, कि मैं अकेला था ऊपर इतनी ऊंचाई पर। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और नीचे सारा जो देश था वो सोया हुआ था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा विमान उड़ा रहा था फ्रांस के ठीक ऊपर, और मैं जा रहा था वापस इंग्लैंड। तो अभी तक आपने जो आई शब्द पढ़ा, ये आई शब्द एक पायलट के लिए है जो कि एक विमान को उड़ा रहा है, और वही ये बातें अपने वही नरेटर है इस लेसन का। नरेटर कौन होता है? वर्णन करता, व्याख्या करने वाला। तो द पायलट इज़ अ नरेटर एंड ही इज़ फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। फ्रांस के ऊपर से वो अपना ओल्ड डकोटा जो उसके जहाज़ का नाम है वो उड़ा रहा था। एंड ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड, और वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड को जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं वापस अपने परिवार के साथ होऊंगा। अब मैं अपने परिवार से वो अपने मिलने जा रहा है, और वो वहाँ पर अपनी छुट्टियों के बारे में सपने, जहाज़ उड़ाते उड़ाते अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बज चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम में सूचना दे देनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने एरोप्लेन का नोज़ कौन सा है? जो एरोप्लेन की फ्रंट टिप है उससे आगे की तरफ कह रहा है पायलट। एज आई लुक डाउन, जब मैंने उसके नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियाँ देखी। अभी तक वो कंट्री साइड किसकी थी? फ्रांस की, जो ग्रामीण इलाका होता है बड़ा, ठीक है, वहाँ से वो गुज़र करके, और अब वो एक बड़े शहर की ओर जा रहा था जहाँ की उसको लाइट्स जो हैं वो दिखाई दे रही थी जहाज़ के आगे नोज़ से नीचे की तरफ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैड। मैंने अपना जहाज़ का रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी। अब आपको पता है, आपने टीवी में भी देखा होगा कि जब एरोप्लेन में पायलट किसी भी स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में बोलते हैं कि हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल हेयर, जैसे कि ये भी बोल रहा है। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम से, जहाँ पर कि नियंत्रण कक्ष है जो जहाज़ों की आवाजाही को चेक करता है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश हमारा पायलट कर रहा है। तो ही सेज पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कि मैं डकोटा 088 नंबर विमान से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर।
मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो तरंगों से कंट्रोल रूम से मेरे पास उत्तर भी तुरंत आ गया। DS-088 आई कैन हियर यू। तो जहाज़ का नाम बोल करके कंट्रोल रूम से आवाज़ आई कि DS-088 हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। और उसे निर्देश दिया गया कि वह 12 डिग्री पश्चिम की ओर अपने जहाज़ को मोड़ ले, और सूचना समाप्त हुई, ऐसा कंट्रोल रूम ने कहा। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपस। मैंने अपना नक्शा और अपनी दिशा सूचक सुई, कंपस जो शब्द है उसका मतलब होता है दिशा की सूचना देने वाली सुई, जो कि जहाज़ को दिशा बताती है, ठीक है। और मैप जो है वो नक्शा है, जो कि रास्ता बताने के लिए, देखने के लिए पायलट को उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। आई चेक द मैप एंड द कंपस। तो पायलट ने अपना मैप, नक्शा और अपनी दिशा सूचक सुई दोनों चेक की। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और फिर उसने अपना जहाज़ का जो दूसरा और आखिरी ईंधन का जो टैंक था उसको ऑन कर दिया। यानी पहला टैंक खाली हो गया था, तो अब दूसरा टैंक जो है वो उसने ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और पायलट ने अपने डेकोटा विमान को 12 डिग्री पश्चिम की ओर, इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय तक तो इंग्लैंड पहुंच ही जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और फिर पायलट ने सोचा कि अरे वाह, बहुत बड़ा एक अच्छा सा अंग्रेज़ी नाश्ता मुझे आज मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और पायलट कह रहा है कि यह एक आरामदायक फ़्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तब मुझे अचानक आकाश में कुछ बादल दिखाई दिए। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तो तूफान के बादल थे। दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े थे, वे बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। अब देखिए यहाँ पर क्लाउड्स की जो तुलना है वो काले पहाड़ों से की गई है। ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। जो ये बादल थे, तूफ़ानी बादल, मेरे सामने ऐसे खड़े थे जैसे कि काले पहाड़ हों। इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ करके उनको क्रॉस नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था मेरे जहाज़ में कि मैं उत्तर या दक्षिण दिशा से घूम करके उन्हें क्रॉस कर लूँ। सीधे उनके बीच में से गुजरने की बजाय उत्तर या दक्षिण से घूम करके चला जाऊं, इतना भी ईंधन मेरे जहाज़ में नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। अब मैंने सोचा, मैं कौन है बेटा इसमें, पायलट। तो पायलट कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे तो वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था, अपना नाश्ता, इंग्लिश नाश्ता। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। और फिर मैंने सोचा, पायलट ने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। और रिस्क क्या था कि तूफ़ान के बादल थे और उसको पार करना था। या तो ऑप्शन था कि वापस पेरिस लौट जाया जाए और जब तूफ़ान के बादल चले जाए तो फिर से फ़्लाइट उड़ाई जाए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दिशा बदल करके जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसने ना तो वापस लौटने का मन बनाया और ना ही नॉर्थ और साउथ से जाने की कोई संभावना थी। तो इसलिए राइटर कह रहा है, पायलट कह रहा है कि आई विल टेक द रिस्क, मैंने सोचा कि मैं खतरा उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये सोच करके मैंने सोचा कि मैं रिस्क उठाऊंगा, और ये सोच करके मैंने अपना पुराना डेकोटा विमान सीधे तूफ़ान के बादलों में घुसा दिया।
इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल यानी असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो बूढ़ा पुराना एरोप्लेन था वो एक बार के लिए उछला और हवा में थोड़ा सा मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने दिशा सूचक सुई की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आँखों पर, ऑन माई आइज़, अपनी आँखों पर। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, दिशा सूचक सुई जिसे कि उसे दिशा दिखानी थी इस समय पर, लेखक को इस मुश्किल की घड़ी में दिशा सूचक सुई का सहारा था कि किस दिशा में जाना है हमको, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाहर मौसम कैसा है उसके बावजूद भी एग्जैक्ट दिशा बता पाते हैं। लेकिन ये बैड लक था पायलट का कि अचानक वो सुई जो है वो उसने काम करना बंद कर दिया, वो गोल गोल घूमने लगी। इट वॉज डेड, वह खराब हो गई थी। वैसे डेड हम कहते हैं मर जाना, ठीक है ना, लेकिन सुई का क्या मर जाना है, कंपास कैसे मरेगी, मरेगी नहीं, वो ख़राब हो जाएगी। इट मीन्स इट इज़ नॉट इन, इट कैन नॉट बी यूज नाउ। तो इट वॉज डेड, वह सुई खराब हो गई थी। इट वुड नॉट वर्क, वह अब काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक बंद पड़ गए, रुक गए, खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तो लेखक ने अब रेडियो, पायलट ने रेडियो के थ्रू मैसेज करने की कोशिश की कि मैं इस मुश्किल में फंसा हूँ, बताने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, कि पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। आपको पता है जब तूफ़ान आ जाता है या बहुत आंधी, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो नेटवर्क्स भी टूट जाते हैं आपस में, तो इसी तरह से उसका रेडियो भी लगभग काम करना बंद कर गया। सो आई वॉज लॉस्ट इन द, आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब ना तो मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपस था। अब मैं देख भी नहीं सकता था बाहर, क्योंकि इतना अंधेरा था बाहर, तो मैं अब देख भी नहीं पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब मैं तूफ़ान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी काले बादलों में मेरे काफ़ी नज़दीक। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जहाज़ की पंखुड़ियों पर कोई रोशनी, कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफ़ान में उसे अपने से आगे चलते हुए देख पा रहा था। नाउ दिस इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी कि इतने तूफ़ान में लेखक हमारा पायलट फंस गया है और उसे अचानक एक दूसरा जहाज़ दिखाई दे रहा है जिसके जहाज़ की पंखुड़ियों पर कोई लाइट भी नहीं है, और तब जबकि उसको बाहर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको वो जहाज़ दिखाई दे गया। सो आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, पायलट ने चेहरा मेरी तरफ मोड़ रखा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ। इतनी मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी ओर वेव किया, मेरी ओर हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो इशारे से कह रहा है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई वॉज लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह दूसरे विमान वाला पायलट मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ,
उसने धीरे धीरे अपना जहाज़ थोड़ा उत्तर की ओर मोड़ दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा विमान के ठीक सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब जहाज़ के पीछे पीछे चलने में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह अजीबोगरीब काला विमान मेरे आगे आगे बादलों में चल रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अब क्या था कि मेरे जहाज़ में केवल इतना ही ईंधन बचा था कि मैं 5-10 मिनट तक इसे और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मैं फिर से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, पर तभी मैंने पाया कि जो मेरे आगे वाला विमान है वो नीचे की ओर जाने लगा है, और मैंने भी तूफ़ान में उसका पीछा करते हुए जहाज़ को नीचे लाना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकल आया, एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अचानक अपने सामने 2 लंबी सीधी रेखाएं किस चीज़ की थी, रोशनी की, अपने सामने देखी। इट वॉज अ रनवे, यह तो हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, यह तो एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा देखने के लिए अपने उस दोस्त की ओर जो कि उस काले जहाज में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नियंत्रण टावर के पास जब मैंने अपने जहाज़ को उतारा तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी खेद नहीं था कि मैंने तूफ़ान में अपने जहाज़ को घुसा दिया था, और मैं सेफली लैंड कर चुका था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। मैं गया नियंत्रण कक्ष में, और मैंने वहाँ पर जो महिला ड्यूटी पर थी उनसे पूछा कि वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने उसे पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट किधर है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उस दूसरे पायलट को शुक्रिया अदा करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, लेकिन नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई महिला ने मेरी ओर बड़ी हैरानी से देखा। स्ट्रेंजली, हैरान होते हुए देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा विमान, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में वहाँ ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात को कोई भी दूसरा एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar. रडार पर मैं केवल आप ही के विमान को देख पा रही थी, इसके अलावा और कोई भी विमान आसमान में नहीं था। रडार क्या है? रडार एक ऐसा यंत्र है जो ज़मीन से ही आसमान की गतिविधियों पर, आसमान में कौन घूम रहा है, कौन से जहाज़ चल रहे हैं, इन सब की गतिविधियों पर रडार नीचे से ही नज़र रखता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। तो उस लेडी ने कहा कि मैं रडार से देख पा रही थी कि आसमान में केवल एक ही जहाज़ है जो कि आपका है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव हियर सेफली विदाउट ए कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो पायलट ने अपने आप से पूछा, तो फिर वो कौन था, किसने मेरी मदद की यहाँ पर वापस एयरपोर्ट पर उतरने में, तब जबकि मेरे पास ना कोई दिशा सूचक सुई बची थी, ना कोई रेडियो था,
और मेरे पास जहाज़ में इतना ईंधन भी नहीं था, तो वो कौन था जो मेरी मदद करने आया? Who was the pilot? वह कौन पायलट था? On the strange black aeroplane, उस अजीबोगरीब काले जहाज़ का। Flying in the storm, जो कि उस तूफ़ान में उड़ रहा था। Without lights, बिना रोशनी के। यहाँ पर आकर के पाठ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो लेखक ने हमारे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है कि वो एरोप्लेन, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन चलाने वाला पायलट कौन था, और वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था जिसके विंग्स पर लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी, और वो जो है तूफ़ान में से हमारे इस पायलट को, नरेटर को ठीक ठाक सुरक्षित बाहर निकाल लाया था। तो ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसकी पिछली स्टोरी में भी आपने ये देखा था कि किस तरह से सीगल का जो छोटा एक बच्चा है वो उड़ने से डरता रहता है। उसे पहली उड़ान भरने में डर लग रहा है, उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं है कि वो पंख फैलाएगा तो वो उड़ पाएगा, और लेकिन अपनी भूख से व्याकुल होकर के वो अपनी पहली उड़ान भरता है। और इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से पायलट जो है वो खुद ही बहादुरी से निर्णय लेता है कि मैं इस रिस्क को उठाऊंगा और मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं तूफ़ान का सामना करूंगा। तो जब हम खुद मुश्किल उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं दिमागी रूप से, तो हम कई बार हमारा खुद का साहस हमारी मदद कर रहा होता है, और हमें लगता है कि जैसे कोई बाहरी फोर्स है जो हमारी हेल्प कर रही है। कभी हम कहते हैं ईश्वर ने हमारी मदद की है, कभी हम सोचते हैं कि कोई और सुपरनैचुरल पावर है जो हमारी हेल्प करने के लिए आई है। तो ये क्या चीज़ थी? ये लेखक का अपना साहस था, अपनी दृढ़ निश्चय था वो खुद लेखक, इसलिए उसने तूफ़ान को पार कर लिया था। और ये सब उसके मन का कल्पना थी कि उसको कोई दिशा दिखा रहा है, या कि ये कोई और बाहरी एक कोई ईश्वरीय उसके लिए हेल्प थी जिसके थ्रू वो सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतर गया था। ये क्वेश्चन राइटर ने हमारे लिए छोड़ दिया है ताकि हम इस पर सोच सकें और अपने आप कंक्लूजन निकालें। सो दिस इज़ योर लेसन।